वेलकम टू गोल्डन ग्लोब मूवीज। आज मैं आपको 2017 की एक ड्रामा फिल्म दिखाने वाला हूं जिसका नाम है गिफ्टेड। फ्रैंक एडलर अपनी भांजी मैरी को स्कूल के लिए तैयार होने के लिए कह रहा है। वो उसे बता रहा है कि वो उसके लिए एक खास नाश्ता बना रहा है। मैरी अनमनी है और बहाने बना रही है, जैसे कि उसके एक आंख वाले बिल्ली फ्रेड का कौन ध्यान रखेगा। फ्रैंक उसे कहता है कि फ्रेड ठीक रहेगा। मैरी उस खास नाश्ते के बारे में पूछती है जिसका उसे बताया गया था, और फ्रैंक उसे सिर्फ केलॉग्स के सीरियल का डिब्बा दिखाता है जिस पर स्पेशल लिखा होता है, जिसे देखकर मेरी निराश हो जाती है। फ्रैंक उसे बस स्टैंड पर छोड़ता है जहां से मेरी पहली बार स्कूल जाती है। रॉबर्टा, जो फ्रैंक की पड़ोसी है, उसके पीछे पीछे घर तक आती है। वो मैरी के स्कूल जाने को लेकर चिंता जताती है। उसे लगता है कि कुछ हो सकता है। फ्रैंक थोड़ा चिंतित दिखता है। बाद में मैरी स्कूल में होती है और ऐसा लगता है जैसे वो कहीं और रहना चाहती है, बस यहाँ नहीं। उसकी टीचर बोनी क्लास में घूम घूम कर बच्चों से सरल गणित के सवाल पूछती है। मैरी बोनी और बाकी क्लास को देखती है जैसे उसे बोनी के सवाल बहुत आसान लग रहे हों। टीचर मैरी से थोड़े मुश्किल सवाल पूछना शुरू करती है। मैरी उन्हें आसानी से हल कर देती है। जैसे जैसे सवाल मुश्किल होते जाते हैं, खासकर गुणा के सवाल, मैरी थोड़ी देर के लिए रुकती है, जिसे बोनी समझती है कि अब उसे रुक जाना चाहिए। कुछ पल की चुप्पी के बाद मैरी गुणा का सवाल सही तरीके से हल कर देती है। बोनी कैलकुलेटर निकालकर चेक करती है और देखती है कि जवाब सही है। उसे समझ आता है कि मेरी कोई साधारण बच्ची नहीं है। प्रिंसिपल मिस डेविस पहली कक्षा के बच्चों से मिलती है। क्लास के बच्चे उनका आदर करते हैं। मैरी आराम से पेश आती है और डेविस और बोनी से कहती है कि फ्रैंक को फोन करके उसे यहां से ले जाने के लिए कहें। बाद में उस दिन फ्रैंक मैरी को लेने आता है। बोनी उससे बात करती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि मेरी कोई आम बच्ची नहीं है। फ्रैंक उसे नजरअंदाज करते हुए कहता है कि ये तो बस जाकब ट्रास्टनबर्ग मेथड है, जिसे मेरी ने क्लास में बोनी के सवाल हल करने के लिए इस्तेमाल किया। बोनी कहती है कि मेरी सिर्फ 7 साल की है, जिस पर फ्रैंक जवाब देता है कि उसने भी यही तरीका 8 साल की उम्र में सीखा था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बोनी बाद में जाकब ट्रास्टनबर्ग मेथड के बारे में और जानकारी खोजती है और उसे देखकर प्रभावित होती है। फ्रैंक एक बोट पर काम कर रहा है। मैरी उससे पूछती है कि क्या वे बोट का टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। वे दोनों बीच पर समय बिताते हैं। वे अलग अलग चीजों के बारे में बातें करते हैं और फ्रैंक मैरी से कहता है कि उसकी माँ चाहती थी कि वो दोस्त बनाए। मैरी फ्रेड को स्कूल लेकर जाती है और उसे अपने सहपाठियों को दिखाती है। वो उन्हें बताती है कि उसकी एक ही आंख है। बच्चे पूछते हैं, उसकी आंख कैसे गई? मैरी जवाब देती है कि उसे इसका पता नहीं है, क्योंकि उसने उसे ऐसे ही कचरे में पाया था और एक तरह से उसे बचाया था। बोनी मैरी के करीब आती जाती है। वो उसे अतिरिक्त होमवर्क देती है, ये जानते हुए कि वो बाकी छात्रों से जल्दी अपना काम खत्म कर लेगी। मैरी बोनी को देखकर मुस्कुराती है और बोनी उसे अपनेपन से मुस्कान लौटाती है। वे क्लास में अच्छी तरह घुल मिल जाते हैं। बोनी एडलर परिवार के बारे में और जानकारी ढूंढती है। पहले फ्रैंक एडलर की डिटेल्स देखती है, लेकिन उसकी खोज से उसे कुछ खास हासिल नहीं होता। वो फ्रैंक की बहन डायन एडलर के बारे में पढ़ती है। डायन एक बच्ची विलक्षण प्रतिभा की है जो गणित में बहुत अच्छी है। MIT के प्रोफेसर सिमोर शैंकलैंड उसे अद्भुत कहते हैं, ये कहते हुए कि उसका दिमाग दुनिया की मदद कर सकता है। बोनी और पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि डायन ने 27 साल की उम्र में खुद की जान ले ली। उसने अपने पीछे एक बेटी मेरी छोड़ी है जो अब उसके भाई फ्रैंक के पास है। बोनी फ्रैंक से मिलने उनके लोकल बार फर्ग में पहुंचती है। फ्रैंक उससे खुलकर बातें करता है। वो उसे बताता है कि वो एक डेट के लिए लेट हो रहा था जब डायन अचानक उसके घर आई। साथ में एक बच्ची मेरी थी। उसने फ्रैंक से कहा कि उसे उससे बात करनी है। फ्रैंक ने उसे टालते हुए कहा कि वो वापस आकर उसकी बात सुनेगा। उस रात जब वो घर लौटा, उसने मेरी को काउच पर और डायन को बाथरूम के फर्श पर पाया। हालांकि ये पूरी तरह उसकी गलती नहीं थी, फिर भी उसे लगता है कि उसे अंदाजा हो जाना चाहिए था। बोनी बाकी परिवार के बारे में पूछती है। फ्रैंक जवाब देता है कि मेरी का असली पिता 1 महीने भी नहीं टिक सका, वो डायन को छोड़ गया। उसकी माँ बहुत सख्त है, वो एक कठोर महिला है, पूरी तरह ब्रिटिश। मेरी स्कूल के लिए बस में बैठी है। वो देखती है कि उसका एक क्लासमेट जो एक अच्छी तरह से बना प्रोजेक्ट लेकर बस में चढ़ रहा है। पहले तो उसे चिंता होती है। उसे लगता है कि उसका प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं है। छोटा लड़का धीरे धीरे अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। तभी एक 12 साल का लड़का उसे तंग करने लगता है, जिससे वो गिर जाता है और उसका प्रोजेक्ट टूट जाता है। वो लड़का और बाकी बच्चे उस पर हंसने और उसे चिढ़ाने लगते हैं। मैरी उसकी मदद के लिए आगे आती है और बच्चों को रोकने के लिए कहती है। वो उस बदमाश को एक किताब से मारती है।
बाद में फ्रैंक मेरी के स्कूल में आता है और उस बदमाश के पास से गुजरता है जिसके नाक से खून बह रहा होता है। वो तुरंत मेरी का हालचाल लेने के लिए पहुंचता है, ये सुनिश्चित करता है कि वो ठीक है। प्रिंसिपल डेविस फ्रैंक को समझाती है कि मारपीट की इजाजत नहीं है। फ्रैंक उसे कहता है कि वो मेरी को ये समझा देगा, हालांकि उसे इस बात की खुशी है कि मेरी ने बदमाश का सामना किया। प्रिंसिपल कहती है कि वो चाहती है कि मेरी ओक्स एकेडमी फॉर गिफ्टेड एजुकेशन में पढ़ाई करे, जहां उसकी क्षमताओं के अनुसार उसे शिक्षा मिल सके। फ्रैंक आर्थिक स्थिति का जिक्र करता है। प्रिंसिपल उसे मेरी के लिए फुल स्कॉलरशिप की गारंटी देती है। फ्रैंक उस ऑफर को ठुकरा देता है, कहता है कि मेरी को एक सामान्य बच्चे की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और उसे एक आम स्कूल भेजना चाहिए। बॉनी उससे पूछती है कि क्या वो अपने फैसले को लेकर पक्का है, जिस पर फ्रैंक कहता है कि उसे खुद नहीं पता। मेरी अपने क्लासमेट्स से अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है। वो और पूरी क्लास उसके क्लासमेट जस्टिन की तारीफ करते हैं। उसे बताते हैं कि उसका चिड़ियाघर का प्रोजेक्ट सबसे अच्छा था। फ्रैंक और मेरी जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसकी दादी एवलिन उनके दरवाजे पर खड़ी है। एवलिन उसके लिए एक फैंसी लैपटॉप और चार्ल्स जिमर की एडवांस्ड एल्जेब्रा की किताब लेकर आई है। मैरी उसे अनमनेपन से बताती है कि वो ये किताब पहले ही पढ़ चुकी है और अब वो डिफरेंशियल इक्वेशन पर काम कर रही है। फ्रैंक उसे एवलिन का धन्यवाद करने के लिए कहता है। एवलिन फ्रैंक की रहने की स्थिति से संतुष्ट नहीं है और उसे इसके लिए ताने देती है। फ्रैंक और एवलिन लंच पर मिलते हैं। एवलिन कहती है कि वो मेरी के लिए चिंतित है और चाहती है कि वो बेहतर माहौल में रहे। वो फ्रैंक को चेतावनी देती है कि इस मामले में अधिकारी शामिल होंगे। फ्रैंक उसे बताता है कि डायन मेरी की मां कभी नहीं चाहती थी कि इवलिन मेरी की कस्टडी ले। इवलिन मेरी की मां डायन और फ्रैंक दोनों को कमजोर कहती है। वो उसे इशारों में बताती है कि ये मामला कोर्ट तक जाएगा। फ्रैंक और मेरी एक साथ समय बिताते हैं। मेरी उससे भगवान और विश्वास के बारे में सवाल करती है। फ्रैंक कहता है कि उसकी अपनी राय है, जो गलत भी हो सकती है, इसलिए उसके पास मेरी की राय बदलने का हक नहीं है। मेरी रोबर्टा का जिक्र करती है। फ्रैंक कहता है कि रोबर्टा का भगवान में विश्वास है और वो मेरी से बहुत प्यार करती है। वो उसे बताता है कि उसे पता है कि आखिर में सब एक साथ होंगे और यही मायने रखता है। रोबर्टा साबित करती है कि वो फ्रैंक और मेरी की कितनी परवाह करती है। वो कोर्ट में फ्रैंक का साथ देने के लिए पहुंचती है ताकि उसे मेरी की कस्टडी मिल सके। यह साफ हो जाता है कि एवलिन मेरी को अपने साथ मैसाचुसेट्स ले जाना चाहती है। फ्रैंक चाहता है कि मेरी उसके पास रहे। बाद में फ्रैंक रोबर्टा से कहता है कि वो मेरी का रात भर ख्याल रखे। रोबर्टा मान जाती है। ये कहती है कि वो सिर्फ एक पड़ोसी है, कोई खून का रिश्ता नहीं है या उसकी राय की खास अहमियत नहीं होगी, लेकिन वो मेरी से बहुत प्यार करती है। मैरी रात भर रोबर्टा के घर पर रहती है। वो उसके साथ गाती है और दोनों बहुत मजे करते हैं। बॉनी और फ्रैंक बार में मिलते हैं। बॉनी उसे समझाती है कि उसने डेविस को जानकारी नहीं दी थी। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और ड्रिंक्स के दौरान दिलचस्प बातें करते हैं। बॉनी उसे बताती है कि वो उसके साथ ज्यादा घनिष्ठ नहीं हो सकती, लेकिन आखिरकार दोनों साथ में रात बिताते हैं। मैरी फ्रैंक के घर में एक डीवीडी ढूंढ रही होती है। उसे बॉनी फ्रैंक के कमरे से चुपके से बाहर जाते हुए दिखती है और वो इस बात पर मजाक करने लगती है। फ्रैंक को इस बारे में पता चलता है और वो नाराज होता है। कहता है कि उसे खुद के लिए थोड़ी भी जगह नहीं मिल रही है। मैरी इससे आहत होती है और चली जाती है। बाद में फ्रैंक मेरी से माफी मांगता है और दोनों सुलह कर लेते हैं। रोबर्टा फ्रैंक को उसकी गैर जिम्मेदाराना हरकत के लिए डांट रही होती है। तभी फ्रैंक बाहर मेल चेक करता है और उसे पता चलता है कि मेरी 2 दिन बॉस्टन में अपनी दादी के साथ बिताने वाली है। जब मेरी अपनी दादी के साथ बॉस्टन जाती है, वो पारिवारिक तस्वीरें देखती है जिसमें उसकी माँ और उसकी दादी की जवानी की तस्वीरें भी होती हैं। फ्लोरिडा में बॉनी और फ्रैंक के बीच रिश्ता और गहरा होता जाता है। एवलिन मेरी को विश्वविद्यालय ले जाती है और उसे 7 मिलेनियम प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है। मैरी को ग्रिगोरी पेरेलमन की तस्वीर दिखाई जाती है, जिसने पोइनकारे कॉन्जेक्चर पर काम किया था। एवलिन याद करती है कि अगर डायन ने नेवियर स्टोक्स इक्वेशन को हल कर लिया होता तो उसकी तस्वीर भी सम्मानपूर्वक दीवार पर लग सकती थी। मैरी अपनी भी तस्वीर दीवार पर लगने की इच्छा व्यक्त करती है। उसे प्रोफेसर शैंकलैंड एक कठिन सवाल हल करने के लिए देते हैं। जब वो काफी देर तक सवाल हल नहीं कर पाती है तो प्रोफेसर एवलिन से कहते हैं कि शायद मेरी उतनी काबिल नहीं है। एवलिन गुस्से में मैरी के साथ बाहर निकलती है और कहती है कि उन्हें शैंकलैंड के पास नहीं आना चाहिए था। तभी मैरी उसे बताती है कि वह सवाल गलत था और इसलिए उसे हल नहीं किया जा सकता था। वे वापस शैंकलैंड के पास जाते हैं और मैरी सवाल को सही कर देती है। वह उसे अंत तक हल कर देती है, जिससे शैंकलैंड आश्चर्यचकित हो जाता है।
जब वे घर वापस आते हैं तो मैरी फ्रैंक को बताती है कि एवलिन भले ही अच्छी हैं, लेकिन वो उनके साथ नहीं रहना चाहती। फ्रैंक उसे वादा करता है कि वह कहीं नहीं जाएगी। मैरी एक सोशल वर्कर पैट से मिलती है जो उससे उसकी जिंदगी के बारे में सवाल करती है। मैरी उसे बताती है कि वह फ्रैंक के साथ अल्टीमेट फाइटिंग देखती है। वह यह भी बताती है कि फ्रैंक ने उससे वादा किया था कि वह हमेशा उसके पास रहेगा और वह एक अच्छा इंसान है। पैट पूछती है कि मेरी ऐसा क्यों सोचती है, तो वह जवाब देती है कि फ्रैंक उसे हमेशा से चाहता था, चाहे वह कितनी भी स्मार्ट हो या ना हो। मैरी के जैविक पिता को कोर्ट में लाया जाता है। वह चाहता है कि एवलिन को मैरी की कस्टडी मिले। फ्रैंक के वकील ने मैरी के पिता को शर्मिंदा कर दिया, यह दिखाते हुए कि वह अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, यहाँ तक कि उसका मिडिल नाम भी नहीं। वह उसे कभी असल जिंदगी में नहीं मिला। फ्रैंक इस दौर में कोर्ट में जीत जाता है। वो एवलिन को उसकी गाड़ी तक ले जाता है। एवलिन उसे बताती है कि उसे अपने बेटे के साथ दुश्मनी पसंद नहीं है। फ्रैंक कहता है कि उनकी हमेशा दुश्मनी रही है। मैरी खुद को कमरे में बंद कर लेती है और रोने लगती है, क्योंकि उसके जैविक पिता जो शहर में हैं उसे देखने नहीं आते। बाद में फ्रैंक मैरी और रोबर्टा के साथ अस्पताल जाता है। वे एक छोटे बच्चे के जन्म का इंतजार करते हैं। फ्रैंक मैरी को बताता है कि वह भी इसी तरह पैदा हुई थी और सभी उसके जन्म से खुश थे। वह उसे बताता है कि उसने ही मैरी के जन्म की खबर सबको दी थी। मैरी अस्पताल में परिवारों के साथ खुशी से जश्न मनाती है। बाद में एवलिन कोर्ट में गवाही देती है। फ्रैंक के वकील को उसके बेसबॉल के संदर्भ का जिक्र मिलता है। वे और एवलिन इस बात पर बहस करते हैं कि डायन को कभी गणित के अलावा कुछ और करने की अनुमति नहीं थी। वह कभी खेल नहीं खेल पाई या सामान्य जीवन नहीं जी पाई। फ्रैंक के वकील ने पॉल का जिक्र किया, जो डायन का पहला प्यार था। पॉल और डायन वर्मोंट में एक रिसोर्ट में स्कीइंग करने चले गए थे। उन्होंने एवलिन पर पॉल के खिलाफ मुकदमा दायर करने और किडनैपिंग के आरोप लगाने का आरोप लगाया, जिससे डायन को मानसिक आघात हुआ और 1999 में उसने आत्महत्या का प्रयास किया था। एवलिन इस बात को तुच्छ बताती है और कहती है कि उसने डायन के लिए एक अच्छी मां बनने की पूरी कोशिश की। फ्रैंक गवाही देता है कि वह एक फ्रीलांसर है और नावों की मरम्मत करता है। एवलिन के वकील मैरी की हेल्थ केयर, शिक्षा और जीवन से जुड़े सवाल उठाते हैं। फ्रैंक जोर देता है कि वह चाहता है कि मैरी एक सामान्य बच्चे की तरह जिए। वकील यह भी उठाता है कि मैरी ने स्कूल में एक बदमाश को मारा था और फ्रैंक ने भी एक आदमी पर हमला किया था। फ्रैंक कहता है कि वह एक नशे में धुत आदमी के खिलाफ आत्मरक्षा में था और इस घटना के कारण एक रात जेल में भी रहा। उस शाम फ्रैंक का वकील सुझाव देता है कि मैरी को अस्थायी रूप से एक फोस्टर परिवार के पास भेज देना चाहिए। जब वह 12 साल की हो जाएगी तो वह कोर्ट में अपने रहने की स्थिति के बारे में फैसला कर सकेगी। फोस्टर परिवार टैंपा में रहता है, जहां फ्रैंक उससे आसानी से मिल सकता है, क्योंकि यह सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर है। एवलिन को भी विजिटिंग राइट्स मिलेंगे। खुद को बेबस महसूस करते हुए फ्रैंक मैरी को टैंपा में रहने भेज देता है। मैरी इसे अच्छी तरह नहीं लेती है। वह रोती है और फ्रैंक से विनती करती है कि उसे अकेला न छोड़े। उसे याद दिलाती है कि उसने वादा किया था कि वह उसे कभी नहीं छोड़ेगा। रोबर्टा और फ्रैंक मैरी की अनुपस्थिति पर दुखी होते हैं। बाद में फ्रैंक बॉनी को बताता है कि उसने कई बार मैरी को चाइल्ड सर्विसेज के हवाले करने के बारे में सोचा था, लेकिन वह उसे कभी जाने नहीं दे सका। वह खुद को इस हालात का जिम्मेदार मानता है। वह मैरी से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन फोस्टर पिता उसे बताते हैं कि मैरी उससे मिलना नहीं चाहती। फ्रैंक का दिल टूट जाता है। रोबर्टा उसे सांत्वना देती है। बॉनी अडॉप्टेबल पेट्स का एक पोस्टर देखती है जिसमें फ्रेड की तस्वीर होती है। वह उसे फ्रैंक को भेजती है, जो तुरंत एनिमल सर्विसेज पहुंचता है और फ्रेड के साथ साथ 2 अन्य बिल्लियों को बचा लेता है। एवलिन ही थी जिसने फ्रेड को गोद लेने के लिए भेजा था। फ्रैंक और रोबर्टा मैरी से मिलने के लिए जाते हैं और उसे वापस पाने में सफल होते हैं। जब फ्रैंक एवलिन को उन दस्तावेजों को दिखाता है जो साबित करते हैं कि डायन ने वास्तव में नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन का समाधान पूरा कर लिया था, वह एवलिन को बताता है कि डायन चाहती थी कि इसे उसकी मां की मृत्यु के बाद प्रकाशित किया जाए। मतलब एवलिन ने सच में डायन की इच्छाओं को दबा दिया था। फ्रैंक और मैरी एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं और अब वे रोबर्टा के साथ गाड़ी में जाते हुए बहुत खुश हैं। एवलिन डायन की आंसुओं से भीगी नोट्स और उन पर बने स्केच को देखती है और रोने लगती है। वह MIT कॉल करती है और शैंकलैंड से संपर्क करती है। मैरी यूनिवर्सिटी जाती है और उसके बाद फ्रैंक उसे लेने आता है। वे गाड़ी में बातें करते हैं। फ्रैंक उसे रेने डेकार्ट की एक किताब देता है जो अस्तित्व के बारे में है। मैरी मजाक में इस पर कुछ कहती है। फ्रैंक उसे पार्क में छोड़ता है, जहां वह दूसरी गर्ल स्काउट्स के साथ खेलती है और खुश नजर आती है। दूर से फ्रैंक बॉनी की ओर देखता है और हल्की मुस्कान देता है। अंत
देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ऐसे और वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब करना न भूलें।